तुम हमेशा हमें गलत क्यों समझती हो? ऐसा नहीं कि मैंने भूमिक से बात नहीं की, पर वो कैसा है क्या तुम्हें पता नहीं है? पहले बता देते तो मैं वो न करती जो मैंने किया। वंशिका हिमानी मैडम की बेटी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? और क्या किया तुमने? उसके ये पूछते ही उसे पसीने आने लगे। अविनाश को सच्चाई से अवगत कराया तो मामला बहुत उलझ जाएगा। बताए कि नहीं, बहुत असमंजस में हो गई है। प्रांजल ने वंशिका के साथ वही किया जो उसने उसके साथ किया। उसके मन में दुख, अपमान से बदले की जो ग्रंथि बन गई थी, वही सब कुछ वंशिका के साथ हुआ। उसे भी उसी दर्द से गुजरते देख सुकून मिला था, पर अब वह बेचैन है। उसे पहले पता चल जाता कि वंशिका हिमानी जी की बेटी है तो शायद ऐसा करने से पहले सोचती। उन्होंने बुरे समय में उसे आसरा दिया, वह उनको दुखी कैसे कर सकती है? भूमिक ने बेशक उसे बेइज्जत किया हो, पर उसकी नज़रों में खुद के लिए हमेशा एक बेटी की तरह चिंता देखी, और वह उनकी ही बेटी की खुशियाँ छीनने की दोषी हो गई है। और खुराना साहब, वे कैसे इस बात को लेंगे? सोच के सागर में गुम थी। अविराज को लगा कि वह परेशान है गुस्से की वजह से। चुप है बेबी, काम डाउन, हाउ यू आर गोइंग? तुम्हारे लिए सब ठीक नहीं। अभी इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर आई हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो। वह प्यार से उसका हाथ पकड़ लेता है तो वह छुड़ा देती है। तुम नाराज़ क्यों हो जाती हो? उसने फिर से उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। वह फिर से खींचने लगी तो उसने मजबूती से उसका हाथ हाथों में भींच लिया तो उसकी तरफ देखने लगी। क्यों 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 सब सब समस्याएं मेरे हिस्से क्यों आती हैं? ये सब मेरे साथ ही क्यों? अब क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्यों परेशान हो इस सच्चाई को जानकर? अरे तो क्या हुआ? अगर भूमि कारवंशी ना होकर खुराना है, मेरे भाई का बेटा, और वंशिका का भाई है तो वो नहीं मानता। खुद को खुराना ना हमसे रिश्ता रखना चाहता है। हमने भी उसे वापस लाने की कोशिश छोड़ दी है। वो खुश है हिमानी और आरवंशी के साथ। आरवंशी सरनेम के साथ तो ठीक है, हम भी खुश हैं। वह हमारे साथ के रिश्ते को नकारता है, यहाँ तक कि वह अपनी बहन के साथ रिश्ते को भी नहीं मानता। उसके शादी में आने का तक तैयार नहीं हुआ। तो नहीं बताया मैंने तुम्हें, और तुम्हें ही क्यों? बहुत कम लोग इस सच्चाई को जानते हैं। और वंशिका वंशिका खुराना है और वह इसी आइडेंटिटी में खुश है। और हिमानी जी, यह सब उनका किया धरा है। परिवार के लिए अपने सुख के त्याग करने की बारी आई तो कदम पीछे खींच ली। किसी भी रिलेशनशिप में सिर्फ सुख होगा या दावा तो कोई भी नहीं कर सकता। उसके लिए आपसी तालमेल जरूरी है, जो उसने नहीं किया। उसके चेहरे पर अनगिनत भाव का जाल बुनना शुरू हुआ तो दोनों तरफ खामोशी सी पसर गई। जब से पता चला तुम मिसिंग हो, मैं कितना परेशान हो गया था तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती। मैंने तुम्हें मिस किया। ये मेरे साथ पहली बार हुआ कि क्या पहली बार हुआ मैंने तुम्हें किसी और में देखा। आई मिस यू सो मच। और अब तुम मुझसे ऐसे नाराज़ नहीं रहोगी। तुम मेरी फैमिली का हिस्सा उसी तरह हो जैसे वंशिका या भूमिक। ये क्या कह रहे हैं? अब नाराज़ तो नहीं होंगी मुझसे? काश कि मैं ऐसा कर पाती। नाराज़गी की वजह बहुत है, पर अफसोस मैं ये कर भी नहीं पाती। हर बार आप मेरी मदद कर मुझ पर एहसान चढ़ा जाते हैं। समझ नहीं पाती कि नाराज़गी दिखाऊं कि आभार जताऊं। इसी कश्मकश में घुटकर रह जाती हूँ। तुम्हारी मदद को एहसान का नाम देकर तुम हमारे रिश्ते को बहुत हल्का कर आंक रही हो, और इस बात को इग्नोर की कि तुम भी मेरे लिए बहुत खास हो। अभिराज उससे अपने मन की बात बता रहा था, पर आहाना के मन में एक अलग ही आडंबर चल रहा था। वह सकते में है हिमानी जी की सच्चाई जानकर, जिसका वह निराकरण चाहती थी, ताकि अपने दिल में चल रहे झंझावट से बाहर निकल पाए। भूमिक जी, आपसे नफरत क्यों करते हैं? मैं वजह जानना चाहती हूँ, पर ईमानदारी से सच बताइएगा। झूठ सुनने की हिम्मत कानों की नहीं रही। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। सच न बताना भी झूठ से कम नहीं, या मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। मैं उस औरत से भाभी जैसा रिश्ता नहीं रखना चाहता था। ऐसा क्या हुआ कि आप उनसे अपनी नाराज़गी करते हैं? उसने उसके जेहन को खुरचा। अतीत की टीस के धुंधलाए अंश नजर आए। अतीत का वह झरोखा है जिसे हर कोई साथ लेकर चलता है। साफ उजला सुंदर हो या कुछ मैला कुचला दर्द भरा, पर यह अपना होता है। गाहे बगाहे
इसमें झांकना जरूरी है। मीठी हंसी की खिलखिलाहट सुनाई दे या दुख का रुदन, होठों पर हंसी आए या आंख में आंसू, पर अपना है तो प्रिय भी। हंसी व आंसू भी दोनों सच्चे। अविराज का चेहरा भी गंभीर हो गया। वह आहाना के सामने अपना अतीत खोलने जा रहा था। वजह है वह औरत जिसका नाम है हिमानी आरवंशी तुम्हारे सामने। ये जो अभिराज खुराना है अपने ही नियमों के पिंजरे में कैद। हमेशा ऐसा नहीं था। मैं भी एक खुशहाल बिजनेस फैमिली में प्यार दुलार में पला था। मुझे ऐसा बनाने की जिम्मेदार है हिमानी आरवंशी। यह सुनना आहाना को अच्छा नहीं लगा। आप जो हैं वैसे बनाने के लिए किसी औरत को दोष दे रहे हैं, वो भी हिमानी जी को, जो आपकी भाभी हैं। हाँ, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ आपका चरित्र ऐसा तो नहीं जो अपनी खामियों का इल्ज़ाम दूसरे पर डाले। यह अच्छे लोगों की निशानी तो नहीं हो सकती। यदि अच्छे गुण व सफलता आपके अपने हैं तो दोष व असफलता भी अपने ही होते हैं, जिसे स्वीकारने का साहस भी होना चाहिए। जो ये कर पाता है वही आइडल भी बनता है। अच्छाई आपकी, बुराई और किसी की दी हुई है। इस उत्तर से घोर निराशा हुई। तुम पूरी बात सुनोगी तो समझ जाओगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। रही दूसरों को दोष देने व आइडल बनने की बात, तो वो मैं नहीं हूँ, न मैं अपने अच्छे होने का दावा करता हूँ। जो हूँ अच्छा या बुरा सबके सामने हूँ। और यह वाइटर कॉलर खुराना बेदाग है। मैंने कभी यह दावा नहीं किया। जो मेरे लिए जैसा है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। मेरे बिजनेस के लिए जो सही है मेरे लिए भी है। बेशक दुनिया की नज़रों में वह बुरा हो। उसका चेहरा तन गया। जिस अविराज खुराना को दुनिया जानती है, बिजनेस टाइकून जिसका मुंबई पर राज चलता है, हमेशा ऐसा नहीं था। इसे ऐसा बनने मजबूर होना पड़ा। अपने अंदर के खुश मिजाज जिंदा दिल इंसान को गहरे दफना कर कठोर नियमों में बंधना पड़ा, ताकि वो हासिल कर सकूं जो मैंने ठाना था। कहकर उसने गहरी सांस ली। जब तक पापा जिंदा थे, जैसे हमारे सर पर छत थी। खुराना मुंबई की एक खुशहाल व रसूखदार बिजनेस फैमिली में शुमार होती थी। हम खुशहाल थे तब तक जब तक हिमानी आरवंशी का नाम साया भैया और हमारी ज़िंदगी में नहीं पड़ा था। वह एक्ट्रेस होने के साथ आरवंशी ग्रुप ऑफ कंपनी की मालिक की इकलौती संतान, जो अपने शौक के कारण फिल्मों में आई थी। एक दिन वो भैया की ज़िंदगी में आई और सब बदल गया। वो बुरी तरह से उसके प्यार में पागल थे। सोते जागते बस उसका नाम रटते। बात शादी तक पहुंची तो मम्मी पापा इसके विरोध में थे। उस समय अच्छे घरों की लड़कियां फिल्मों में काम नहीं करती थी, न उनको ऐसी बहू चाहिए थी जो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हो। पर भैया शादी की ठान चुके थे। उनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा और दोनों ने शादी कर ली। कुछ समय तक हिमानी ने दिखावे के लिए फिल्मी दुनिया व पेशरी पार्टियों से दूरी बना ली, पर जल्दी उसे हमारा घर कैद खाना लगने लगा और रिश्ते बेड़ियाँ वह फिर से पेज थ्री पार्टियों में जाने लगी। पापा को यह पसंद नहीं था तो इतराज़ जताया, पर उसने किसी की नहीं सुनी। सबको इग्नोर किया। पापा ने भैया को उस पर लगाम लगाने को कहा तो उसने अपने घर वापस जाने की धमकी दी। और फिर बीच में आ गए उसके डैड मेहुल आरवंशी। उन्होंने अपनी बेटी की जिद को सह दी और हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हम उनके शौक को जानबूझकर कुचल कर उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। यह उनकी हमारे घर में दखल अंदाजी की पहल थी। दरअसल उनकी ख्वाहिश भैया को घर जमाई बनाने व हिमानी और भैया को खुराना मेंशन छोड़कर उसके घर जाने की थी, ताकि दोनों उनके बिजनेस में हाथ बटाएं। पापा को यह मंजूर न था तो दोनों परिवारों में ठन गई। इन सबको भैया बीच में फुटबॉल बनकर रह गए। पापा के डर से वे हिमानी के साथ नहीं जा सकते थे, जो अपने पापा की सब पर भैया को हमसे अलग करना चाहती थी। भैया परिवार से भी उतना ही प्यार करते थे जितना उससे वे चाहते थे वह उसे छोड़ कर न जाए। उस समय उसने भी भैया का साथ देने का नाटक किया और हमारे घर में ही रहने लगी। वंशों ने उनके जीवन में आने तक सब ठीक चल रहा था। दोनों परिवारों की खींचातान बराबर चलती रही। जब तक बिजनेस और घर की बागडोर पापा के हाथ में रही, उन्होंने परिवार बिखरने नहीं दिया। पर अचानक एक दिन हार्ट अटैक से पापा की मौत से तो बच गए, पर बिस्तर पकड़ लिया। बिजनेस का दामोदर
भैया पर आ गया। पापा को अंदेशा हो गया था कि भैया उनका बिजनेस नहीं संभाल पाएंगे और उनकी आड़ में मेहुल और वंशी हिमानी को कंपनी की मालकिन बना देंगे। यह डर उन्होंने मेरे और माँ के सामने रखा। उस दिन उन्होंने अपनी बीमारी पर अफसोस जताया और कहा कि यदि यह नौबत 3-4 साल बाद आती तो यह जिम्मेदारी अभी के कंधों पर डालकर सुकून से मर पाता कि खुराना कंपनी सुरक्षित हाथों में है। पर लगता है तब तक अभिलाष सब बर्बाद कर देगा। मैं तब बिजनेस संभालने के लिए छोटा था और बेबस। इसी बेबसी में ये चल बसे और हमारे बुरे दिन शुरू हो गए। पापा का डर सही साबित हुआ। लाख कोशिश के बावजूद कंपनी घाटे में चलने लगी। जब नहीं संभली तो हिमानी के डैड से मदद मांगी। वो इसी दिन के फिराक में थे। खुराना कंपनी को आरवंशी में मिलाने की उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती। ऐसा करके हमारा अस्तित्व खत्म करना चाहते थे। कंपनी हिमानी के नाम पर रहती और आधे से ज़्यादा शेयर भी बाकी भैया के नाम, और मैं और अनुदी एम्प्लॉय की तरह उनके रहमो करम पर रहते। उनके पिता की शर्त भी यही थी कि वे तभी मदद करेंगे अगर कंपनी मालिक हिमानी रहेगी। भैया तो मान ही जाते कि डूबने से अच्छा यह भी ठीक है, पर माँ ने जोरदार विरोध किया। अभिलाष भैया पर उनका विश्वास खत्म हो चुका था। कंपनी हिमानी के नाम हो जाती तो वो जब चाहे तब हमें धक्के मार कर निकाल देती या फिर अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉय की तरह जॉब करना पड़ता। उन्हें मुझ पर विश्वास था कि मैं खुराना कंपनी को पहले जैसे खड़ा कर सकता था, पर अगर कंपनी की मालिक हिमानी और उसके डैड हो जाते तो यह कभी संभव न हो पाता। माँ के विरोध का असर हुआ और भैया ने उनका ऑफर ठुकरा दिया। पर उनसे न कंपनी संभाली जा रही थी न हिमानी। डिप्रेशन में रहने लगे। वो बात बात पर उन्हें छोड़ने की धमकी देती तो उनके पिता भैया पर अलग होने का दबाव बनाने लगे। वह ऐसा भी नहीं कर पाया। मैंने उस औरत से मिन्नत की कि मैं कभी भी कंपनी में हिस्सा का दावा नहीं करूँगा, पर वे अभी कंपनी को डूबने से बचा ले। हम उनका एक एक पैसा लौटा देंगे। पर उसने डैड की मर्जी का बहाना लगाया। वह चाहती थी कि खुराना कंपनी पूरी तरह डूब जाए और फिर वह अपनी मन मालिक फिल्मी जिंदगी जी सके जिसमें उसके पिता ने उसका साथ दिया। भैया के दिमाग में यही शक पड़ गया कि वह उसे छोड़कर चली जाएगी। वे पागल से हो गए थे, कंपनी पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इसी बीच भूमिक भी हो गया और एक दिन उनका झगड़ा इतना बढ़ा कि वह भूमिक को लेकर चली गई। हमने वंशिका को अपने पास रोक लिया कि इसकी वजह से तो वह वापस आएंगी, पर वो नहीं आई। उसके बाद तो उसके डैड ने हमसे खुन्नस निकाली कि हमारा घर तक बिक गया और उसके पिता चाहते थे कि हम सब उसके घर पर रहकर जिल्लत की ज़िंदगी जिए। पर मैं निश्चय कर चुका था, ऐसा नहीं होने दूंगा। पापा की इच्छा मैं पूरी करूंगा। कॉलेज जाना छोड़ भैया की जगह मैं कंपनी संभालने लगा। विक्रांत के पिता डैड के मुंशी व सलाहकार थे। उन्हें बिजनेस की बारीक समझ थी। मैंने उनके साथ मिलकर कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारियों को साथ लेकर नए लड़के हायर किए जो मेरी तरह दिन रात एक करने और दो दो शिफ्ट में काम करने को तैयार थे। मेरा यह प्रयास सफल रहा और हमने महीने में सारे ऑर्डर पूरे कर लड़खड़ाती कंपनी को स्थिर कर दिया। और फिर उसके बाद बारी थी उसे आगे बढ़ाने की। मेरी मेहनत और किस्मत दोनों ने मेरा साथ दिया और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो कंपनी घाटे में चल रही थी मुनाफे से में चलकर करोड़ों का टर्नओवर करने लगी। बिजनेस तो संभल गया, पर भैया खुद को न संभाल पाए। वे हिमानी को भूल नहीं पा रहे थे। वे अपने बेटे को देखने तरसते, पर उसके पिता और उसने ऐसा नहीं होने दिया। तो हमने भी निश्चय कर लिया कि अब हिमानी को उसकी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देंगे। भैया की खराब हालत की जिम्मेदार उनकी असफल शादी थी। तो मैंने तय किया कि जैसे भैया ने औरत के कारण अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं नहीं करूँगा। न कभी शादी करूँगा और न प्यार में पड़ूंगा। बिजनेस को अपना प्यार बनाकर उसमें डूब गया। साथ ही मेहुल आरवंशी व हिमानी आरवंशी से बदला लेने की ठानी। जैसे वह भूमि के लिए भैया को तरस रही थी, मैंने उसे वंशिका के लिए तरसाया। उसने उसकी कस्टडी लेनी चाहिए, पर मैंने उसे नहीं लेने दी। अब उसकी लड़ाई मेरे साथ थी। वह हमारी कंपनी बर्बाद कहना चाहती थी। मैंने
उनकी और वंशी को बंद करने का ठान लिया। जो भी टेंडर कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिलते उससे पहले मैं उन्हें कई गुना कम मुनाफे में हासिल कर लेता। धीरे धीरे उनकी कंपनी घाटे में चलने लगी। एक दिन एक्सीडेंट में दोनों मियाँ बीवी की मौत हो गई और अब हिमानी अकेली हो गई। वह कंपनी नहीं चला सकती थी, न उसे बिजनेस की समझ थी, तो कंपनी बेचनी पड़ी। मैंने ही खरीद लिया और खुराना को सारी दुनिया में फैला दिया। मजबूरन हिमानी को फिर से फिल्मों में काम करना पड़ा। भैया को लंबा ट्रीटमेंट चला, जिससे भी ठीक होने लगी। वंशिका हिमानी के पास कभी न जाए। मैंने उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग पूरी की और उसे राजकुमारी की तरह पाला। वह उसके पास जाना तो दूर, हिमानी वह भूमि से नफरत करती है, पर उसने भी अपना बदला इस रूप में निकाला कि भूमि भी हमसे नफरत करता है। पहले पहले हमने बहुत कोशिश की भूमि को साथ ले जाने की, पर उसने खुराना होने से इनकार कर दिया, तो हमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मैं भी इस ज़िंदगी का इतना आदी हो गया कि लड़कियों को कभी भी अपनी ज़िंदगी या दिल पर हावी होने नहीं दिया और न नौबत शादी तक पहुंचने दी। इसे मैं अपने रूल्स में सबसे ऊपर रखता हूँ। जिस दिन मैंने ऐसे कर दिया उस दिन मैं हार जाऊँगा, और अविराज खुराना ने कभी हारना नहीं सीखा और कभी हारेगा भी नहीं। परिणाम तुम देख रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और चुप हो गया। अपने बदले में आपने कितनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, अंदाजा है आपको? उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। जो जैसा है मैं उसके लिए वैसा ही हूँ। और किसकी जिंदगी बर्बाद की? वंशिका और भूमि जी को ऐसा बनाने में आप जिम्मेदार हैं, सिर्फ मैं? क्या हिमानी जिम्मेदार नहीं? और मैं ऐसा ना करता तो क्या करता, तुम ही बताओ। वो भी जिम्मेदार हैं और उनके डैड भी, पर इससे आपका गुनाह कम नहीं हो जाता। आपको अंदाजा भी है आपकी एक जिद ने वंशिका प्रांजल भूमि के साथ खुद आपकी और मेरी भी जिंदगी उलझा दी। और कभी भी खुद को गलत नहीं मान रहे, क्योंकि अविराज खुराना ने भीष्म प्रतिज्ञा ली है, बेशक सूर्य चंद्र टर जाए, महाभारत हो जाए, पर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। तुम मुझे गलत समझ रही हो। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। मैंने अपने रूल्स तोड़े हैं और यकीन मानो तुम मेरे दिमाग पर हावी हो। और ऐसा पहली बार ही हुआ है। अविराज आहाना को अपने में आए बदलाव दिखाना चाहता था, ताकि वो समझे कि वह खुद में इच्छित परिवर्तन कर रहा है। संगत के असर से कोई वंचित नहीं रह सकता। कम अधिक, अच्छा बुरा अपनी लचकता अनुसार तरल नदी धार की संगत में अविरल कठोर प्रस्ताव आकार में परिवर्तन हो जाता पा जाता है। विरोध के मूल में प्रभाविकता का गुण है। सकारात्मक नकारात्मक अपना पक्ष विपक्ष हो सकता है, विषेद करना ही प्रभाव स्वीकारना है। अविराज के लिए जो प्रेम निषेध है कोरी भावुकता व मूर्खता है। असल में प्रभाव का भय है। आहाना के मन में क्या है वो सुन नहीं पा रही, या सुनना नहीं चाहती, तो गुस्से में लाल मलाल हुई जा रही थी। मुझे यकीन दिलाने से क्या होगा, वो तो आपको पता होगा कि आपने खुद में कितना बदलाव किया है। तुम्हें यकीन न दिलाऊं तो किसे दिलाऊं? समझना तो तुम्हें है कि मैं खुद को बदल रहा हूँ। अब जब सब उलझ गया तो क्या करूँगी समझ कर। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, सब गड़बड़ हो गई आपके कारण। भाव तिरेक में अविराज व आरोपी करड़र हो रहा था तो हैरान था। तुम मुझे समझने के बजाय बस मुझे दोषी ठहराती हो। ऐसा करने का क्या रीजन है मैं समझ नहीं पा रहा। भूमिक ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी या मिसबिहेव तो नहीं किया? आशंकित होकर पूछा। नहीं। उसने एक गहरी सांस ली। तो ऐसा क्यों कह रही हो? आपने कभी गौर नहीं किया या जानबूझकर अनदेखा किया कि आपने वंशिका को जिद्दी बना दिया, हिमानी जी से दूर रखने की कीमत पर, यहाँ तक कि उसमें इंसानियत भी खत्म हो गई। बदला उनका बचपन लील गया। जवानी पर भी बादल मंडरा रहे। वंशिका की शादी टूट गई। भूमिका जी का नेचर कैसा हो गया आप वाकिफ हैं। यू वरी अनरेसली। वंशु थोड़ी जीती है और कुछ नहीं। जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगी। सिंगल पेरेंट्स वाले बच्चे ऐसे हो जाते हैं, हो नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कहना क्या चाहती हो? उसे खुश रखने आप उसकी हर जायज़ नाजायज़ मांग पूरी करते रहेगी। उसे
लगने लगा कि वह जो चाहे हासिल कर सकती है, मनपसंद कपड़ा हो या किसी दुकान पर रखा खिलौना या फिर जीता जागता इंसान। उसके चाचू कहेंगे तो उसे सब दिला देंगे। तो क्या हुआ, वो मुझसे जो चाहे मांग सकती है। आई एम एबल टू फुलफिल एंड एवरी विश। फिर वो मनपसंद दूल्हा ही क्यों ना हो। हाँ, क्यों नहीं। जो मैं दे सकता हूँ तो दूंगा, उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न देनी पड़े। ये आपका घमंड है, तुम कुछ भी समझ सकती हो। आपके इस घमंड ने कई जिंदगी खराब कर दी। वंशिका की जिद के आगे आपने आंखें बंद कर ली तो उधर भूमिक जी को लगने लगा कि उनकी माँ को धोखा मिला। उन्हें धोखा मिला तो सब लोग धोखेबाज होते हैं। उन्हें रिश्तों पर विश्वास नहीं। उनके मन में जहर घोलने वाली हिमानी है। आपने भी तो इसमें पीछे नहीं रहे। जहर तो आपने भी घोला ताकि वह अपनी माँ के पास न जाए। डोंट क्रॉस योर लिमिट। सच्चाई कड़वी लगे तो तिलमिला गया। कड़वा है पर यही सच है। उसके तंज पर तिलमिला कर रह गया। उसकी जगह कोई और ये बात कहता तो शायद उसके सामने खड़ा न रह पाता, पर वह आश्चर्य में है। उसे गुस्सा नहीं आ रहा। ओके, फाइन, यही सही। हाँ, हूँ जिम्मेदार। ये मेरा बदला था जो उसने मेरे भाई के साथ किया। गहरी सांस ली स्वीकार युक्ति में। कल को मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझसे भी बदला लेंगे। उसका मन जांचना चाहा। कैसी बातें कर रही हो। तुमसे मैं क्या बदला लूँगा, किस बात का। तुम मुझे समझ नहीं पाई इतने दिन में। नहीं समझी। नहीं समझी तो जाने दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस तुम ये प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ रहोगी। वह फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। गुस्से की जगह चेहरे पर सौम्यता व आवाज़ में मिठास घुल गई। मुझे समय दो, मैं खुद को बदल रहा हूँ। क्या तुम्हें दिखता नहीं या देखना नहीं चाहती। क्या बदल लेंगे आप। जितना हो सकता है बदलूंगा। क्या आप वंशिका और भूमिक जी का बचपन बदल सकते हैं। नहीं। क्या आप मेरा और अपना या हिमानी जी का पास्ट बदल सकते हैं। हाँ, नहीं बदल सकता, पर पास्ट में जाना ही क्यों है। हाँ, उसे बदल नहीं सकते। जो आज है, प्रेजेंट है, उसको बदल सकते हैं। कुछ चीज़ें कभी बदली नहीं जा सकती। एक तरफा फैसला लेकर कई जिंदगी उलझा दी। कभी हिमानी जी की साइड नहीं सोची। क्या पता उन्हें बाद में पछतावा हुआ हो। जब उनके माता पिता नहीं रहे तब उन्हें अपने परिवार की ज़रूरत महसूस हुई हो और वो वापस आना चाहती हो, जो कि आपने नहीं आने दिया। आपने अभिलाष जी को न रोका होता तो रिश्तों में जमी बर्फ बहुत पहले पिघल चुकी होती। ये मेरे और हिमानी आरवंशी के बीच का मैटर है। तुम इसका मिजाज नहीं समझोगी। जिस मामले की तुम्हें समझ नहीं तो बोलो भी मत। आप मुझे ऐसे चुप नहीं करा सकते। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को रेडी हूँ। पूछ सकती हूँ कि प्रांजल वर्धमान शादी के दिन बारात लेकर क्यों नहीं आए। आप तो सक्षम हैं अपनी भतीजी की हर विश पूरी करने में, तो ये विश क्यों नहीं पूरी कर हो पाई। आहाना के मुंह से निकले ये शब्द किसी पत्थर से जेहन पर टकराए। सच्चाई तब अधिक चुभती है जब वह किसी के द्वारा तंज के रूप में उछाली गई हो। तीर से बीत गई। यह उनके मन में दबी उस निराह को खोलने की कोशिश थी जो उसने कहीं गहरे छिपा रखी थी। पर जिसे अपना कहने का दावा हो, उसे भला कोई गांठ कैसे रखे। कातर नज़रों से देखने लगा। दोनों एक अजीब कसमस में भरे बंधन में बंधे हुए हैं। न साथ रहते हैं न दूर होते हैं। जैसे किसी फुनगी पर आधा टूटा हुआ पत्ता जो न पूरी तरह से जुड़ा हुआ है न टूटकर गिरता है, बस झूल रहा है। रुद्र प्रताप सिंह से बस्ती फिर रही जब अभिराज किसी मसीहा सा मिला था। अजनबी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। सहानुभूति क्या, नरम गरम सेका मिला तो मन बेधड़क खोल दिया। बिना किसी संकोच के वह उसके लिए हमेशा वही अभिराज रहा जो उसे ट्रेन में मिला। बाद वाला अभिराज खुराना जो मुंबई में मिला। बिजनेस टाइकून दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता रख सकता है, पर उस टूटे दिल को नहीं जिसके लिए बाहरी सुख बेमायने हो गए थे। उस पर कोई हैसियत या रुतबा मरहम नहीं लगा सकती। जो चाहती है अपनेपन का सेका, उसने उसे अपनी जिंदगी में झांकने का अधिकार दिया जिसका वह अक्सर ही प्रयोग करती है। कभी उस पर गुस्सा दिखाकर, कभी नाराजगी दिखाकर,
अविराज भी उसके अलावा कहाँ किसी को इतना पूछने कहने का अधिकार देता है अतीत अतीत के पट उसके सामने खोल दिए तो उसके बाद के उठे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा कि प्रांजल बारात लेकर क्यों नहीं आया। शायद उसकी मर्जी नहीं थी या फिर गुस्सा जाहिर करना चाहता था मुझसे, अपने परिवार से। क्यों? इन शादी के समय ही क्यों? पहले भी तो दिखा सकते थे। वह यह शादी नहीं करना चाहता था। क्यों? वह सच उसके मुंह से कहलवाना चाहती थी। वंशिका उसे प्यार करती थी और उसके मॉम डैड यह रिश्ता किसी भी हाल करना चाहते थे। वंशिका और दोनों हम उम्र हैं। माँ के साथ सुंदरपुर जाती रहती थी, वर्धमान अंकल के घर। प्रांजल तो अपनी दुनिया में खोया रहने वाला पर्सन, बिजनेस के बजाय ब्रश और रंगों के साथ काल्पनिक दुनिया में जीता। बिजनेस फैमिली का इकलौता लड़का अगर बिजनेस की कीमत पर शौक को तरजीह दे तो कैसे स्वीकार होता। प्रांजल यह बात समझना नहीं चाहता था तो अंकल ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इसको अपने साथ रखकर बिजनेस के गुरु सिखाऊं और शादी न करना चाहे तो हम ब्लैकमेल भी कर लेंगे। उनका बिजनेस उन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। मैंने उनके बिजनेस को उठाने में मदद की और उनकी कंपनी के आधे से ज़्यादा शेयर मेरे पास हैं। वह इसी शर्त पर शादी करने तैयार हुआ कि शादी के बाद मैं शेयर लौटा दूंगा। शादी के बाद वो शेयर मैं वंशिका के नाम करने वाला था। आपने ब्लैकमेल किया उनको। यह बिजनेस था। अपनी भतीजी की खुशियों का सौदा किसी की कला को छीनकर अच्छा बिजनेस करते हैं आप। शौक तब अच्छा लगता है जब पेट भरा हो। वे वो दिन न देखे जो हमने देखे तो क्या हुआ अगर उस पर सख्ती की। आपने भी तो यही किया जो कभी मेहुल और वंशी ने आपके साथ किया। यह करने से ना उनकी बेटी खुश रही और ना आपकी भतीजी। क्या वो खुश हैं? वंशिका की खुशी के लिए किया, पर कहाँ खुश है। किसी के टूटे सपनों पर अपना महल खड़ा करने की कोशिश में खुशी की चहक नहीं, विषाद के आंसू व सिसकियों ही सुनाई देंगी। कहना क्या चाहती हो? वंशिका की बात तो सुन ली। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि प्रांजल क्या चाहते थे? नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं कि उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें सुनता। फिर मेरी क्यों सुन रहे हैं? मेरी बातें भी ऐसी ही लगती होंगी। यह तुनुक कर बोली तो वह मुस्कुरा दिया। तुम्हारा बोलना मुझे बुरा नहीं लगता, बल्कि अच्छा लगता है। तो मुझसे गुस्सा, नाराज़गी, झगड़ा और वह उसके करीब आ गया और प्यार करने फिरी हो। मुझे बुरा नहीं लगता। बोलते हुए वह मुस्कुरा दिया तो वह चिढ़ गई। आप रहने दो, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। उसने दोनों हाथ बांधकर पीछे मुड़ गई। क्या तुम भी? कहा ना। उसकी टेंशन छोड़ दो, प्रांजल को मैं ढूंढ लाऊंगा। मुझसे कितने दिन भागेगा? उसे वापिस आना पड़ेगा वंशु के लिए। मैं लाऊंगा उसे। अभी भी बात समझने के बजाय वही रट आप क्यों बातों को समझना नहीं चाहते कि हर चीज़ फायदे नुकसान में तोल कर नहीं की जाती। और नवंशिका छोटी बच्ची है कि आप उसके लिए वो खिलौना पैसों से खरीदेंगे। बाकी दुनिया के लिए फ़ायदा नुकसान देखता हूँ, पर तुम्हारे लिए कब फ़ायदा नुकसान देखा है? मैंने वही किया जो सबके लिए ठीक था। सबके लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए और आपकी भतीजी के लिए ठीक था। तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो? छोड़ो उनको, वो मैं देख लूँगा। तुम मुझसे बात करो। उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसने झटक दिया और गुस्से में दनदनाती जाने लगी। आहा ना रुको, पर वह रुकी नहीं। मेरी इतनी सैड स्टोरी सुनकर तुम्हें मेरे लिए सिम्पथी नहीं हो रही, उल्टा तुम मुझ पर और गुस्सा हो रही हो, मुझे ब्लेम दे रही हो। मुझे लगा था तुम मुझ पर गर्व करोगी कि मैं कैसे अविराज खुराना बना, और तुम तो मुझे सुनाए जा रही हो। दैट्स नॉट फेयर। सैड। वह पीछे पलटी, दोनों हाथों को बांधे उसे देखने लगी। हाँ सैड, इस कहानी में संघर्ष है, मैं इनकार नहीं कर रही, पर उससे कहीं ज़्यादा है आपकी जिद और घमंड, जिसने कई जिंदगी उलझा कर रख दी। बात समझो, तुम्हारे जितना नहीं, पर मेरी ज़िंदगी में मैंने कोई ऐसे में नहीं काटी जो आज हूँ। वो बनने के लिए दिन रात मेहनत की है, पर तुम्हें उससे क्या मतलब? तुम्हारी नज़रों में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा करोगी तो मैं भी तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा, जैसे तुम होती रहती हो। चांदी का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए हैं, उसकी वजह से जीती और खड़ूस हो गए। ऊपर से आपके वो बोरिंग रूल्स,
वह फिर से दंदनाती जाने लगी। जा कहाँ रही हो? जहन्नुम में चलेंगे क्या? जहाँ जा रही हो मुझे भी साथ ले लो। पर जहन्नुम नहीं, जन्नत में चलते हैं ना। उसने लंबे डग भर उसके करीब पहुंचे, जोर से उसकी बाजू खींच ली तो वह लहराती उसकी बाहों में थी। दोनों बाजू उसकी कमर में बांध दी। क्या कर रहे हैं? वह चिढ़ती दोनों हाथों से खुद को छुड़ाने लगी। अब जब तक तुम यहाँ हो मैं भी यहीं हूँ। अब आप यहाँ क्या करेंगे? उसने उस पर नजरें टिकाई। मैं भी मुन्नार चलूँगा तुम्हारे साथ। मैं पहले आने की सोच रहा था पर वंशु की वजह से नहीं आ पाया। अब आ गया हूँ तो रुकता हूँ। तुम भी अब नाराजगी छोड़ो, मुस्कुरा दो। उसने उसके गालों को पकड़कर दबा दिया तो वह भी हंस दी।